बारिश का मौसम जब भी आता है हमारा इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों, ये घर काफी कमजोर हो चुका है। अब ये घर रहने लायक नहीं रहा। इससे पहले कि ये घर टूटकर हमारे ऊपर गिरे, उससे पहले तुम पांचों गांव में कोई दूसरे घर की व्यवस्था कर लो। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं बच्चों, ये घर काफी कमजोर हो चुका है। पता नहीं कब ये घर हम पर गिर जाए। बारिश बहुत हो रही है और उसका पानी हमारे घर में आ रहा है। माँ, हम भी कब से एक किराए का घर देख रहे हैं, पर घरों के किराए ही इतने ज्यादा हैं, उन्हें किराए पर लेने की हमारी हैसियत ही नहीं है। पर हम इस खतरे की घंटी में कब तक रहेंगे जी? ये घर बहुत कमजोर हो चुका है। भाभी, आप तो जानती हो ना, हम पांचों भाई मिलकर भी 500 रुपए रोज नहीं कमा पाते। इस गांव में ना कोई ढंग का काम है, ना अच्छी आमदनी। अब अगर हमें हमारे हालात ठीक करना है तो हम पांचों भाइयों को शहर जाकर काम करना होगा। सुना है वहां एक आदमी को काम करने के 500 रुपए रोज मिलते हैं। अगर हम पांचों भाई मिलकर वहां काम करेंगे तो हम कुछ ही महीनों में अपनी कमाई से अपना खुद का एक घर खरीद सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुम पांचों शहर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे शहर जाने से हमें इस गरीबी से छुटकारा तो मिल जाएगा। बूढ़ी हेमानी मदनपुर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में अपने पति कमलेश, 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, रोहन और 5 बहुएं रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। हिमानी का घर बहुत ही पुराना और कमजोर था। इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश के चलते हिमानी के कमजोर घर की छत और दीवारों से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आता था, जिसके चलते हर बार बारिश के मौसम में हिमानी और उसके परिवार वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हिमानी के 5 बेटे उसी गांव में मजदूरी करते थे। 5 की कमाई बहुत कम थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे गांव में कोई दूसरा घर किराए पर ले सके। तभी हमेशा की तरह आज की रात भी हिमानी और उसके परिवार वालों को जाग कर बितानी पड़ती है, क्योंकि घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। माँ, हम पांचों शहर जाकर आते हैं। अब यहाँ रहेंगे तो हर समय परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हम शहर में कोई काम देख कर आते हैं। ठीक है बच्चों। परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर रमेश और उसके भाई शहर जाकर कमाई करने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि इस गांव में उनकी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी। तभी रमेश और उसके भाई अपने परिवार से मिलकर पास वाले शहर चले जाते हैं। इधर हिमानी और उसकी बहुएं हमेशा की तरह घर की सफाई करने में लग जाती हैं। बहुओं, इतना क्यों हाथ दुखा रही हो? जब बारिश आएगी तो फिर से घर में इतनी गंदगी और पानी आ जाएगा। ससुर जी, अगर हम ये गंद और पानी साफ नहीं करेंगे तो हमारे घर का ये सामान खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। इधर रमेश और उसके भाइयों को शहर के एक कारखाने में 500 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद वे पांचों भाई शहर में ही एक किराए के मकान में रहकर वहां कमाई करने लगे। और इधर हिमानी और उसकी बहुओं को हमेशा बारिश के पानी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद एक रात रमेश और उसके भाई शहर में अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर जोरों की बारिश चल रही थी। 5 बेटे होने के बाद भी हम अपने माता पिता को इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। सही कहा अजीत, हम 5 बेटे होकर भी किसी काम के नहीं हैं। पांचों अपनी गरीबी को देखकर उदास हुए जा रहे थे। यह समय दुखी और कमजोर होने का नहीं है भाइयों। ये समय हमें एकजुट होकर अपने ऊपर आई इन परेशानियों से लड़ना है। कुछ महीने बाद हम अपनी कमाई से गांव में अपना खुद का पक्का घर खरीद लेंगे, ताकि हमारे परिवार वालों को और कोई परेशानी ना हो पाए। कुछ दिनों बाद एक शाम कड़ाके की तूफानी बारिश चल रही थी। तभी तेज हवा के कारण हिमानी के घर की 2 दीवारें टूटकर जमींदोज हो जाती हैं। ये देखकर हिमानी और उसके परिवार वाले तुरंत ही घर से बाहर चले जाते हैं। अरे, किसी को लगी तो नहीं? नहीं ससुर जी, किसी को नहीं लगा। हमारा घर तो टूट गया। कमलेश का वो घर पानी की वजह से टूट चुका था। वो घर किराए का घर था। तभी हिमानी, कमलेश अपनी बहुओं के साथ बारिश के पानी में भीगते हुए गांव में आते हैं और एक एक से पनाह मांगते हैं, पर कोई भी उन्हें पनाह नहीं देता। तभी वो चलते चलते गांव के रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ जाते हैं। उस समय वहां कोई नहीं था। माँ जी, रात बहुत हो गई है, हम आज रात इसी स्टेशन पर बैठ जाते हैं। तभी सब स्टेशन के एक छत के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम गरीबों को? क्यों हमारे जीवन में इतनी बर्बादी आती जा रही है? अब रमेश जी और उन चारों को कैसे बताएं हम इस परेशानी के बारे में? सब उस स्टेशन पर भूखे परेशान बैठे रहे और इधर रमेश और उसके भाइयों को इस हादसे के बारे में कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि हिमानी और उसके परिवार वालों के पास कोई फोन नहीं था और उन्हें रमेश का नंबर भी नहीं पता था कि वो उससे संपर्क कर सके। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे बारिश के पानी में भीगने से कमलेश को काफी तेज बुखार आ चुका था।
अरे इन्हें तो कितना तेज बुखार आ गया है। तभी वहां रेलवे का एक कर्मचारी आता है। हे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों बैठे हो? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, हमारे बापूजी की तबीयत खराब है, हमें कुछ देर यहाँ बैठने दीजिए, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। अरे प्लेटफॉर्म पर बैठने की किसी को अनुमति नहीं है, चलिए निकलिए यहाँ से। रेलवे का कर्मचारी सबको स्टेशन से बाहर निकाल देता है। मुझसे चला नहीं जा रहा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। वहां सामने एक ट्रेन का डिब्बा है, चलिए हम उसी में जाकर बैठ जाते हैं। सब तेजी से उस वीरान पड़ी खाली ट्रेन की पुरानी बोगी में आते हैं। अंदर से वो बोगी काफी धूल मिट्टी जालों से भरी पड़ी थी और वो देखने में काफी डरावनी भी लग रही थी। यहाँ हमें पानी नहीं लगेगा, चलो हम इसी में बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बोगी तो कितनी डरावनी लग रही है, कहीं इसमें भूत हुआ तो? जेठानी जी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अक्सर ऐसी वीरान खाली पड़ी जगहों पर शैतानी साए आकर अपना बसेरा बसा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हम इस बोगी की सफाई करके इसी में बैठ जाते हैं। तभी पांचों बहुएं उस बोगी का एक हिस्सा अच्छे से सफा करके अपने सास ससुर के साथ उस बोगी की सीटों पर बैठ जाती हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है हिमानी, खिड़कियां बंद कर दो। उस पुरानी बोगी की सारी खिड़कियां टूटी हुई थी। इस ट्रेन की खिड़कियां तो टूटी हुई हैं। माँ जी, हम ससुर जी को ऊपर वाली सीट पर लिटा देते हैं। तभी सब जैसे तैसे करके कमलेश को ऊपर वाली आखिरी सीट पर लिटा देते हैं। ये बारिश तो हमारे जीवन में बर्बादी बनकर आई है, अब कैसे बात करें हम अपने बच्चों से। थोड़े समय बाद बारिश थम जाती है। जेठानी जी, चलिए हम बाहर से कुछ खाने को ले आते हैं, कल से माँ जी ससुर जी भी भूखे हैं। तभी कोमल, पायल, अनीता ये तीनों बाहर आती हैं और एक एक होटल घरों में जाकर खाना मांगती हैं। अब गरीब बेसहारा समझकर कुछ लोग उन्हें खाना और पैसे दे देते हैं। हम इन पैसों से ससुर जी के लिए दवाई ले लेते हैं। तभी तीनों अपने पास के भीख मांगे पैसों से दवाई और खाना लेकर बोगी में आते हैं और अपने परिवार के साथ वो थोड़ा खाना खाने लगते हैं। ये कैसा परिस्थिति आ गई है हम पर कि हमें भीख मांगे हुए खाने से अपना पेट भरना पड़ रहा है। रमेश बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे परिवार वाले यहाँ बहुत तकलीफ में है। रमेश और उसके भाइयों को अपने परिवार के बिगड़ते हालातों की कोई खबर ही नहीं थी। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। हिमानी और उसके परिवार वाले उसी बोगी में थे। हिमानी की बहुएं रोज गांव में जाकर भीख मांगने लगी और अपना गुजारा चलाने लगी। एक शाम हिमानी और उसकी बहुएं बोगी के बाहर बैठे थे और कमलेश बोगी में अकेला ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। तभी अचानक वो सीट कमजोर होने के कारण टूट जाती है और कमलेश धड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद कमलेश की वहीं मौत हो जाती है। उसकी चीखती आवाज सुनकर हिमानी और सब अंदर आते हैं। ससुर जी! सब कमलेश के पास आकर उसे जगाने लगते हैं, पर कमलेश तो मर चुका था। तभी वहां रेलवे के कुछ कर्मचारी आते हैं। अरे ये तो मर चुके हैं। ये सुनकर हिमानी और उसकी बहुओं के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमलेश जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कमलेश जी उठिए ना, कमलेश जी। पति और ससुर की मौत देखकर हिमानी और उसकी बहुएं खूब रोने लगती हैं। दर्द का ऐसा मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। तभी रेलवे कर्मचारी हिमानी और उसकी बहुओं को उस बोगी से बाहर ले आते हैं और जैसे तैसे रमेश और उसके भाइयों से संपर्क करके रमेश और उसके भाइयों को उनके परिवार की सारी परेशानियों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर पांचों भाई तुरंत अपने गांव, अपने परिवार के पास आते हैं। रमेश बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पिताजी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारे परिवार यहाँ इतनी तकलीफ में था और हमें इस बात की खबर ही नहीं थी। इस गांव ने हमें बहुत तकलीफ दी है माँ, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। चलिए अब हम सब शहर में रहने चलते हैं। तभी रमेश और उसके भाई अपनी पत्नियां और माँ को लेकर शहर आते हैं और वहां एक बड़ा सा किराए का मकान लेकर शहर के कारखाने में काम करके अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, गरीबी का जीवन इतना आसान नहीं होता। गरीब को अपने जीवन में हर समय काफी मुश्किलों का सामना और काफी मुश्किल भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो जरूर किसी ऐसे परिवार की हमेशा सहायता कीजिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो, क्योंकि हमारा एक कदम किसी के जीवन में खुशियां लाने का जरिया बन सकता है।